नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे अपन लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, सीधा ले चलता हूँ आपको टॉपिक पे। देखिए टॉपिक ये है कि राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2022। ठीक है, इसके बारे में अपन लोग आज बात करने वाले हैं। क्यों करने वाले हैं उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जैसे आपका सामने CET एग्जाम है। CET एग्जाम का अभी जो न्यू सिलेबस आया है उसमें इस टॉपिक को जोड़ा है। और इस टॉपिक को जोड़ने का मतलब है कि 2 से 4 क्वेश्चन मिनिमम, अगर मेरे से पूछे तो आप 2 क्वेश्चन और मैक्सिमम 4 क्वेश्चन, जो कि बहुत ज़्यादा श्योरिटी के साथ इसमें पूछे जाएंगे। रीज़न उसके पीछे बहुत सारे। पहली चीज़, सरकार ने अगर कोई अधिनियम बनाया है उसके पीछे एक लंबी हिस्ट्री रही होगी, पहली चीज़। दूसरी बात कि अगर आयोग ने जोड़ा है तो वो सोच समझ के जोड़ा होगा। इसके दो फायदे देखिए, एक तो आपके टेस्टिंग एग्जाम के हिसाब से, और एक आप में एज ए स्टूडेंट अवेयरनेस भी होनी ज़रूरी है कि अनुचित जो माध्यम है उनका उपयोग करने पे किस तरह की परेशानी और किस तरह के कानूनी प्रावधान जो है राज्य सरकार ने कर रखे हैं। और अभी हाल ही में जो डेवलपमेंट है, जिस तरह से CGP का जो ये मूवमेंट है इसने गति पकड़ी है, और सरकार जो है सेंटर में एक बिल लेके आ रही है इन सब चीज़ों के अगेंस्ट में, पेपर लीक को, इन सारी चीज़ों के अगेंस्ट में। तो इस हिसाब से ये मुद्दा जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। दूसरी इम्पोर्टेंट बात कि 2 से 4 पेज का ये अधिनियम है। इतना सा कंटेंट पढ़ के अगर श्योरिटी के साथ 2 से 4 क्वेश्चन मिल रहे हैं तो ये और कहीं भी नहीं मिलेंगे। किसी और टॉपिक में आप गारंटी के साथ नहीं एश्योर हो सकते कि वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ज़्यादा इसके बारे में बात नहीं करते। RAS के सिलेबस में भी प्रीलिम्स में ये जोड़ा गया है, और लगभग सभी वैकेंसीज़ में लगभग इसको जोड़ दिया गया है। नए सिलेबस जिनके भी रिवाइज होके आ रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए सीधे बात कर लेते हैं इसके बारे में ना। तो 2-3 क्वेश्चन जो है आराम से इससे पूछे जाएंगे, तो आपका ये टॉपिक तैयार हो जाएगा। सबसे पहले समझते हैं अधिनियम को। देखिए बेसिकली अधिनियम का मतलब होता है एक्ट, और यहाँ हम राज्य सरकार के संदर्भ में तो राज्य की विधानसभा से पारित है, विधानसभा से पारित एक्ट है ना, पारित कानून। अब प्रक्रिया क्या रहती है, देखिए सबसे पहले विधानसभा में जो है पुट किया जाता है विधेयक को, उसके बाद उस पर डिस्कशन होता है, बहस होती है, पारित होता है। पारित होने के बाद वो जाता है राज्यपाल के पास, राज्यपाल उस पर सिग्नेचर करता है। सिग्नेचर करने के बाद राज्य का जो गजट है उसमें प्रकाशित होता है, और गजट में प्रकाशित होने के बाद सरकार अधिसूचना जारी करती है। ये जो अधिसूचना जारी करती है ये डेट होती है बेसिकली जहाँ से लागू होता है कोई भी अधिनियम, है ना। तो ये पूरी की पूरी एक प्रक्रिया, क्योंकि इस टॉपिक में ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना पड़ेगा। सबसे पहली बात की अधिनियम की संख्या। देखिए सरकार जैसे ही जो साल शुरू होता है, जैसे 2026 शुरू हुआ, तो सबसे पहला जो एक्ट आएगा वो हो जाएगा आपका 1/26, उसके बाद 2/26। इसी प्रकार 2022 में भी पहले 1/22 आया होगा, फिर 2/22 आया होगा। इसी प्रकार 6/22 नंबर का जो एक्ट है वो किससे संबंधित है, हमारी सार्वजनिक परीक्षाओं से संबंधित है। सबसे पहली चीज़ तो आपको ये याद रखनी है 6/22। उसके बाद राज्यपाल की अनुमति, पारित हो गया, वो सारी डेट इंपॉर्टेंट नहीं है। राज्यपाल की अनुमति इसको मिल गई 5 अप्रैल 2022 को। अब आपको हमने पहले डिस्कस किया, अनुमति के बाद कहाँ जाएगा, राजपत्र में अधिसूचना के लिए, यानी कि गजट में प्रकाशन होगा इसका, राइट। तो 6 अप्रैल को गजट में प्रकाशन भी कर दिया, इमीडिएट एक दिन बाद ही, यानी 5 को राज्यपाल ने इसको अनुमति दी, सिग्नेचर हुए, जस्ट वेरी नेक्स्ट डे राजपत्र में जो है अधिसूचित कर दिया। गजट में अधिसूचित होने के बाद 12 अप्रैल को सरकार ने इसकी अधिसूचना लागू कर दी। यानी कि हमसे सवाल पूछा जाएगा, स्पेसिफिक अगर पूछता है कि राज्यपाल की अनुमति कब मिली तो हमें 5 अप्रैल, राजपत्र में अधिसूचना तो 6 अप्रैल। अगर ये पूछा जाता है कब से लागू हुआ, तो आपको एक डेट दिमाग में बहुत अच्छे से बिठा लेनी है, वो है 12 अप्रैल 2022। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद हर एक्ट में कुछ धाराएं होती है, कुछ अनुसूचियां होती है। धाराएं यानी कि पूरे प्रावधान। कोई भी एक्ट बनाया जाएगा सबसे पहले उसको परिभाषित किया जाएगा, उसके बाद उसके मुख्य प्रावधानों पे बात की जाएगी, कानूनी प्रावधानों पे बात की जाएगी, दंड पे बात की जाएगी, सारा उसका एक प्रोसीजर होता है। फिर किन संस्थाओं के लिए लागू होगा उनको अनुसूचियों में दिया जाएगा। तो यानी कि एक धारा होनी चाहिए, एक अनुसूची होनी चाहिए। तो इस कानून में टोटल 20 तो धाराएं हैं और 2 अनुसूचियां हैं। ये मुख्य पेज प्लस ये 22 धाराएं प्लस अनुसूची है, यहाँ से हमारे जो है क्वेश्चन बनेंगे ये 2 से 4, यानी कि बहुत छोटा कंटेंट है, राइट। यहाँ तक बात समझ आ गई आपको। एक बार दोबारा बता देता हूँ, अधिनियम की संख्या है 6/22, यानी कि 6/2022। 5 अप्रैल को राज्यपाल ने परमिशन दे दी, 6 को अधिसूचना जारी होगी गजट में, और 12 अप्रैल 2022 को सरकार ने इसको लागू करने की घोषणा कर दी, यानी कि अधिसूचना दे दी, है ना। राजपत्र में प्रकाशन हुआ
और 12 अप्रैल 2022 को इसकी अधिसूचना सरकार ने जारी कर दी, यानी कि ये लागू हो गया पूरे के पूरे राजस्थान में, कम इनटू फोर्स राइट। चलिए आगे अब बात करते हैं सबसे पहली धारा, और ये धाराओं से ही हमारे सवाल बनने वाले हैं। तो धारा 1 के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले। क्या है इसका संक्षिप्त नाम? प्रसार और प्रारंभ, ये 3 चीजें इसमें। ठीक है, सबसे पहले नाम पढ़ लेते हैं और आपको अच्छे से नाम याद रखना है। राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2022। इसी तरह इंग्लिश में द राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स इन रिक्रूटमेंट एक्ट 2022। ये हो गया इसका नाम। प्रसार कहाँ पे, यानी कि लागू कितने एरिया में होगा? संपूर्ण राजस्थान में लागू होगा। ठीक है, ये दूसरा फैक्ट आपको याद रखना है। तीसरा कमेंसमेंट, हमने पहले बात कर ली, कब से लागू? 12 अप्रैल 2022। जिस डेट से राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी करी उसी डेट से ये लागू हो गया, 12 अप्रैल 2022। अब एक एग्जाम्पल से समझिए, जैसे स्कूल में कोई नया नियम बनता है, फिर प्रिंसिपल उसे लागू करने की तारीख की घोषणा करता है, ठीक उसी प्रकार यानी कि सरकार भी, अगर मान लो स्कूल में प्रिंसिपल को भी कोई, तो वो डिस्कशन करेंगे पहले अपने स्टाफ के साथ में, जो प्रॉब्लम है उसको एड्रेस करने के लिए, देन फिर किसी एक डिसीजन पे आएंगे और फिर लागू करने की, यानी कल से आपको ये ड्रेस कोड में आना है, कल से आपको टिफिन साथ लेके आना, नहीं लेके आना, सारी सूचनाएं क्या लागू होती है किसी न किसी डेट से। उसी प्रकार से 12 अप्रैल 2022 से इसको प्रभावी कर दिया। धारा 1 में किसी को कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, है ना। धारा पूरे अधिनियम का नाम, उसका प्रसार कितने एरिया में होगा, और प्रारंभ जो कि डेट हमने रट लेनी है। ठीक है, 12 अप्रैल 2022। चलिए आगे। अब धारा 2 जो है, इसमें परिभाषाएं आएगी। ठीक है, परिभाषाएं। अब किस किस की परिभाषा? सबसे पहले सार्वजनिक परीक्षा का संचालन, यानी कि परीक्षा में क्या क्या चीजें जिनके ऊपर ये कानून बनाने जा रहे हैं वो क्या क्या है। सबसे पहले आपके क्वेश्चन पेपर हो गए, ओमार सीट होगी, उत्तर पत्रक होगी, आंसर कीज होगी, आंसर सीट्स होगी, उनकी तैयारी के दौरान मुद्रण हो गया उनका, यानी कि प्रिंटिंग, उनका पर्यवेक्षण हो गया, उनकी निगरानी, कोडिंग करते हैं पेपर की, भंडारण हो गया, परिवहन एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, पेपर का वितरण करना, मूल्यांकन करना और परिणाम की घोषणा करना, सब कुछ इसमें शामिल है। यानी किसी भी सार्वजनिक परीक्षा, कोई भी एग्जाम हो, उसके पेपर सेट शुरू होने से पहले एंड तक, रिजल्ट तक सब कुछ शामिल है। यानी कि इस बीच में सारी गड़बड़ियां इसके अंतर्गत शामिल है। ये मतलब हो गया सार्वजनिक परीक्षा का संचालन। यानी कि कोई भी पब्लिक जो एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, यानी कि कोई भी सरकारी एग्जाम जो कंडक्ट करवाया जाएगा, उसके अंतर्गत सब कुछ आ गया, प्रश्न पत्र से लेके परिणाम तक, यानी कि पूरी प्रक्रिया आ गई। फिर आगे बोलते हैं कि भाई परीक्षा, अब आपसे पूछा जा सकता है कि सार्वजनिक परीक्षा के संचालन में कौन सी चीज़ शामिल नहीं है, तो आपको याद रखना है, ये सारी चीज़ें याद रख पाओगे तभी होगा। आपको याद रखना है कि सारी प्रक्रिया, प्रश्न पत्र बनाने से लेके और परिणाम तक सब कुछ इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, जैसे प्रश्न पत्र हो गया, मार्कशीट हो गया, उत्तर पत्रक हो गया, मुद्रण हो गया, पर्यवेक्षण हो गया, कोडिंग हो गया, भंडारण हो गया, परिवहन हो गया, वितरण हो गया, मूल्यांकन हो गया और परिणाम की घोषणा हो गई। आगे फिर कि जहां भी इस कानून में परीक्षार्थी की बात होगी तो कौन होगा वो? भाई परीक्षाओं पे कानून ला रहे हैं तो परीक्षा देने वाला कौन होगा? देखिए, वह व्यक्ति जिसे संबंधित प्राधिकारी ने, यानी आयोग ने, जैसे आरपीएससी ने मान लो एडमिट कार्ड जारी किया है, परीक्षा में बैठने की अनुमति दी है, या स्क्राइब भी शामिल है, यानी कि कोई व्यक्ति जो मान लीजिए हैंडीकैप है किसी भी तरह से, तो उनको अनुमति मिलती है कि वो साथ में अपने साथ लिखने वाला ले जाए, तो वो भी इसमें शामिल है। यानी एक तो वो व्यक्ति शामिल है परीक्षार्थी में जिसको परमिशन मिली है किस चीज़ के लिए? उस एग्जाम को देने के लिए। दूसरा व्यक्ति जिसमें किसी ना किसी तरह की मान लो दिव्यांगता है और दिव्यांगता की वजह से कोई हेल्पर उसको मिल रहा है, वो भी परीक्षार्थी में शामिल है। दो चीजें क्लियर होगी परिभाषा में। तीसरा, परीक्षा केंद्र, सार्वजनिक परीक्षा आयोजित कराने के लिए नियत संस्था और उसका संपूर्ण परिसर। यानी कि ऐसा नहीं है कि साहब मैंने तो क्लासरूम के अंदर तो कोई चीटिंग की नहीं, मैं तो बाहर जाके वॉशरूम में चीटिंग करी। ठीक है, आपका एंट्रेंस गेट से लेके और आपका जो एग्जामिनेशन हॉल है वहां तक का संपूर्ण एरिया जो है इसके अंतर्गत आएगा। जैसे क्रिकेट मैच में पूरा स्टेडियम मैदान होता है ना, वैसे परीक्षा केंद्र का पूरा परिसर गेट से लेके लास्ट कमरा परीक्षा केंद्र तक सारा जो है परीक्षा केंद्र के अंतर्गत आएगा। तो ये 3 परिभाषाएं हमें याद रखनी है। आगे, अब परीक्षा प्राधिकारी कौन होंगे, ये अनुसूची होगी हमारी। देखिए 20 धाराएं हैं प्लस 2 अनुसूची हैं, तो पहली अनुसूची जो है वो अपन पढ़ लेते हैं। धारा 2 के अंतर्गत ही अनुसूची है परीक्षा प्राधिकारी। परीक्षा लेने वाली कौन कौन सी एजेंसियां होंगी,
किस किस एजेंसी को शामिल किया है? सबसे पहले आरपीएससी को, RSMSSB राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, इन दोनों में आपको कोई डाउट नहीं होगा, आपको पता है कि आरपीएससी भी और RSMSSB भी इसमें शामिल होगी। लेकिन और क्या क्या शामिल होगा? राजस्थान हाई कोर्ट की जितनी भी भर्ती हैं वो भी इस कानून के अंतर्गत शामिल होगी। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, इसके द्वारा जो एग्जाम करवाए जाएंगे 10th और 12th के, वो भी इसमें शामिल होंगे। पुलिस बोर्ड, पुलिस की जो भर्तियां होगी वो भी इसमें शामिल होगी, जो कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और राजस्थान पुलिस भर्ती और पदोन्नति बोर्ड जयपुर द्वारा आयोजित करवाई जाती है, तो ये सभी इसमें शामिल होगी। ठीक है, इसके अलावा भी राजस्थान के राज्य द्वारा यानी कि हमारे स्टेट के द्वारा अगर किसी यूनिवर्सिटी को फंड दिया जाता है तो वो विश्वविद्यालय भी इसमें शामिल होगा। कोई हमारी सरकारी कंपनी है राज्य की, उसकी भर्तियां भी इसमें शामिल होगी। किसी सोसाइटी के द्वारा अगर कोई एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा है वो भी इसमें शामिल होगा। निगम या स्थानीय निकाय, किसी नगर पालिका या नगर परिषद द्वारा जो एग्जाम करवाया जा रहा है वो भी इसमें शामिल होगा। और भी कोई राज्य सरकार ने अधिसूचना देके कोई एग्जाम कंडक्ट करवाया है वो भी इसमें शामिल होगा। यानी कि 100% जो एग्जाम सरकार या सरकार के द्वारा फंड से कोई संस्था संचालित होती है, उन संस्थाओं के सारे एग्जाम इसमें कवर किए गए। कौन से छोड़े गए? सिर्फ निजी संस्थाओं में। कोई व्यक्ति अपने प्राइवेट कंपनी में 2 लोगों की नियुक्ति करना चाहता है वो इसके अंतर्गत नहीं है, बाकी सारे लोग इसमें आ जाते हैं। और ये किसमें? धारा 2 की अनुसूची 1 में परीक्षा प्राधिकारी यानी परीक्षा कंडक्ट कराने वाली एजेंसीज कौन कौन सी होंगी। ये बात आपको समझ आ गई होगी? ठीक है, चलिए आगे। फिर अनुसूची 2, इसमें कि सार्वजनिक परीक्षा का मतलब क्या है? यानी कि राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर भर्ती के प्रायोजन से आयोजित परीक्षाएं सार्वजनिक परीक्षा कहलाती है। उसमें थी एजेंसी कौन सी थी कंडक्ट कराने वाली, इसमें परीक्षा कौन सी है? तो आगे देते हैं। आरपीएससी की सारी परीक्षाएं, आरएस प्लस जो बाकी परीक्षाएं वो सभी इसमें आ जाएगी, पहली बात। दूसरी, हमारा कर्मचारी चयन बोर्ड, उसकी सीईटी प्लस बाकी सारे एग्जाम, पूरे के पूरे एग्जाम। फिर पुलिस भर्ती के, फिर अन्य सभी पीएसयू के, विश्वविद्यालय के, निकाय के। यानी कि जो हमने अनुसूची 1 में पढ़ा वो संस्थाएं थी, और उन संस्थाओं के जितने भी एग्जाम है वो अनुसूची 2 में है। तो अनुसूची धारा 2 भी आपको समझ आ गई होगी आराम से। अब समझते हैं धारा 3, 4 और 5 के बारे में। देखिए, अभी आपको समझना है, बाकी आपको याद करना पड़ेगा, है ना। इसमें बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, पढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जो 4 पेज 6 पेज का जो गजट का प्रकाशन है, जो मूल डॉक्यूमेंट है, उसकी भाषा इतनी क्लिष्ट है कि वो आपको समझने में उसमें दिक्कत होगी। इसीलिए बेसिकली आपके लिए इजी हो जाए और आपको याद कर लें आप इसको ना। 3, 4, 5 के बारे में, इसमें बेसिकली क्या है, प्रतिबंध क्या है और प्रकटीकरण की रोकथाम, यानी कि क्या रोकना है और किसको डिस्क्लोज होने से रोकना है, समझेंगे अभी। धारा 3, अनुचित साधनों पर प्रतिबंध, यानी कि ऐसा साधन जो कि परीक्षा के हिसाब से उचित नहीं है उसके उपयोग पर प्रतिबंध। कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग नहीं करेगा, कुछ भी नहीं। अनुचित साधन मतलब कुछ भी नहीं। आप सिंपल एक पेन, एक एडमिट कार्ड और अपना खुद का दिमाग, उसके अलावा आपको जो भी हेल्प मिलती है वो सभी अनुचित साधन है। बात समझ आ गई होगी। आगे, प्रश्न पत्र पर कब्जा या प्रकटीकरण, इसमें अब आप लोग क्या करते हैं टीपने के लिए, ठीक है, या एग्जाम में चीटिंग करने के लिए, नियत समय से पूर्व पेपर लीक कर देते हैं, यानी कि पेपर को खोल देते हैं, वो इसके अंतर्गत आएगा। पेपर खरीद लेते हैं, वो इसके अंतर्गत आएगा। कॉपी कर लेते हैं या इसको सोल्व कर लेते हैं, वो इसके अंतर्गत आएगा। कोई किसी को गोपनीय सूचना नहीं देगा। कौन? ना स्टूडेंट, ठीक है, ना कंडक्ट कराने वाले एजेंसी, और ना ही कोई थर्ड पर्सन, कोई भी नहीं। इस प्रक्रिया को बिल्कुल एब्सटेन किया है। अगर किसी ने, तो उसके लिए प्रावधान आगे पढ़ेंगे। आगे धारा 5 किन के लिए है? परीक्षा कार्य में लगे हुए व्यक्तियों द्वारा। अब वहाँ पे आपको पता है जो है अध्यापक लगते हैं, मैनेजमेंट वाले लोग लगते हैं, सिक्योरिटी वाले लोग लगते हैं, पुलिस एंड ऑल, ठीक है। इन सब के लिए कि परीक्षा में लगा कोई भी व्यक्ति गोपनीय जानकारी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अन्य को प्रकट नहीं करेगा, यानी कि इनके लिए भी प्रतिबंध लगा दिया गया है, ठीक है। सबसे पहले स्टूडेंट के लिए कि आप जो है किसी भी अनुचित साधन का प्रयोग नहीं करोगे। दूसरा, प्राधिकृत व्यक्ति यानी कि जो प्रिंसिपल है स्कूल का, ठीक है, जिसको पेपर जिसको मिला है, जिसको खोलना है, वो सब कुछ राइट टाइम के हिसाब से, या प्रिंसिपल के बाद में जो एग्जाम रूम में जिसकी ड्यूटी है उसके लिए भी ये उतना ही प्रभावशाली है। फिर परीक्षा में लगा हुआ जो दूसरा व्यक्ति है वो भी गोपनीय जानकारी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी अन्य को प्रकट नहीं करेगा, ठीक है। ये आपको
धारा 3, 4 और 5 को। इनमें अंतर समझ लिए। अनुचित साधनों पर प्रतिबंध किसी भी सार्वजनिक परीक्षा के लिए, ये इंडिविजुअल के लिए। प्राधिकृत व्यक्ति नियत समय से पूर्व, यानी कि ऑथोराइज व्यक्ति जो पेपर को हैंडल करता है, वो कोई भी गोपनीय सूचना नहीं देगा। फिर चौथा, जो परीक्षा कार्य में लगे हुए बाकी लोग हैं, जैसे सिक्योरिटी पर्सनल हो गए, बाकी वो भी प्रकट नहीं करेंगे। तो तीनों ही लोग, तीनों ही पार्टियां जो परीक्षा में इन्वॉल्व है, उनको रोक दिया गया है। ठीक है। जैसे बैंक का कर्मचारी जो है ग्राहक का पिन किसी को नहीं बता सकता, कर्मचारी को तो पता हो ना, उनके डेटाबेस में होता है पिन। वैसे ही परीक्षा कर्मचारी प्रश्न पत्र की जानकारी किसी को नहीं दे सकता। ये तो एक सिंपल आपका एग्जाम्पल हो गया। आपको धारा 3, 4, 5 समझ आ गई होगी। 1 और 2 समझ ली हमने। 1 उसके नाम और प्रभाव की तारीख, लागू होने की तारीख। 2 में जो है आपकी परिभाषाएं होगी। 7 में आपके अनुसूची 1 और 2। अनुसूची 1 में संस्थाएं होगी, आरपीएससी, चयन बोर्ड और सारी हाई कोर्ट। और उसके बाद जो है एग्जाम्स की सूची अनुसूची 2 में आ गई। 3, 4, 5 जो है प्रतिषेध और प्रकटीकरण करता है सूचना से। यहाँ तक भी बात आपको समझ आ गई होगी। अब देखिए 6, 7 और 8। अनऑथराइज कब्जा, प्रवेश, स्थान प्रतिबंध। देखिए, जो व्यक्ति विधि पूर्वक प्राधिकृत नहीं है, वो नियत समय से पूर्व प्रश्न पत्र, उत्तर पत्रक, ओमार सीट कब्जे में नहीं लेगा, नहीं इसकी सूचना देने का प्रस्ताव करेगा। अब जो व्यक्ति जो ड्यूटी पे लगे हुए हैं, उनके लिए भी फिक्स टाइम है। जो स्टूडेंट है उसको भी पेपर मिलने का फिक्स टाइम है। ठीक है। और जो मैनेजमेंट है, यानी स्कूल के प्रिंसिपल एंड ऑल, उनको भी पेपर मिलने और पेपर को हैंडल करने की प्रॉपर गाइडलाइन है। इन सब के अलावा कोई भी व्यक्ति या ये व्यक्ति भी इस प्रक्रिया से अलग कुछ भी सूचना, किसी भी प्रकार को पेपर को अपने हिसाब से हैंडल नहीं करेंगे। पहली चीज होगी, यानी कि पेपर को ओपन नहीं करेंगे, पेपर की फोटोकॉपी नहीं करेंगे, पेपर से जुड़े हुए सवाल किसी को नहीं देंगे। इसमें स्टूडेंट भी और इसमें मैनेजमेंट भी, दोनों के लिए, है ना। यानी कि पेपर को एक्सेस नहीं करना है। ठीक है। उत्तर पत्रक, ओमार सीट कब्जे में नहीं लेगा। इसमें पेपर भी है, उत्तर पत्रक भी है और ओमार सीट भी है। ठीक है। और इसकी सूचना देने का प्रस्ताव भी नहीं देगा। फिर आगे धारा 7, परीक्षा केंद्र में प्रवेश। केवल परीक्षार्थी और परीक्षा कार्य में लगे हुए लोग, संचालन में लगे हुए व्यक्ति ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश कर सकते हैं, अन्य कोई भी नहीं। कोई दलाल, कोई और व्यक्ति परीक्षा केंद्र के आसपास भी नहीं भटक सकता। बेसिकली अंदर, गेट के अंदर उसको एक्सेस नहीं मिलेगा, धारा 7 के अनुसार। धारा 8, वैकल्पिक स्थान पे प्रतिबंध। आप देखते होंगे न्यूज़ में कि पेपर जो मिला उसको किसी और जगह ले गए और वहाँ पे ये किया, इसको भी प्रतिबंधित किया है। यानी कि परीक्षा केंद्र से भिन्न किसी भी स्थान पे सार्वजनिक परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी और ना ही करवाई जाएगी। ठीक है। जिस स्थान पे, जिस स्कूल में, जिस रूम में जिस तरह से आयोजन होना है, उसी तरह आयोजन इसका होना चाहिए। ये भी इसमें प्रावधान कर दिया गया है। 8 तक पढ़ लिया हमने। ठीक है। धारा 9। अब आगे संस्था और मैनेजमेंट के द्वारा अपराध, यानी कि ऐसा नहीं है कि अपराध सिर्फ जो है स्टूडेंट और लोग ही करते हैं बाहर के। जिस संस्था को जिम्मेदारी दी है एग्जाम करवाने की, मान लीजिए जो स्कूल है उसको जिम्मेदारी दी है, उसका भी जो है कोई भी अपराध इस श्रेणी के अंतर्गत आता है। जैसे कोई मैनेजमेंट, संस्था को संभालने वाला व्यक्ति, संस्था खुद, सीमित दायित्व, भागीदारी। इसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए बेसिकली क्या होता है, जब भी कोई संस्था का निर्माण होता है तो वो सरकार के कानून के तहत होता है। तो उस कानून के आधार पे जो उसके मालिक हैं उनकी भागीदारी निर्धारित होती है। यानी कि कुछ प्रावधान ऐसे हैं कि भागीदारी जो है मालिक की, जो जवाबदेही है वो सीमित होती है और किसी में असीमित होती है। अब जैसे इसमें मान लीजिए 3 पार्टनर है, एक ने गड़बड़ करी, तो अगर सीमित भागीदारी है तो 2 जो बचे हुए पार्टनर है उन पे कार्रवाई नहीं होगी। ये मतलब है सीमित दायित्व भागीदारी का। तो कोई भी मैनेजमेंट, संस्था या सीमित भागीदार या अन्य इस अधिनियम के तहत अपराध करता है, या तो जो व्यक्ति मैनेजमेंट में डायरेक्ट है वो, या अन्य कोई व्यक्ति इस अधिनियम के तहत अगर कोई अपराध करता है, पेपर लीक करने की कोई घटना करता है, तो उसका प्रभारी या उसका उत्तरदायी जो व्यक्ति है वो दोषी माना जाएगा। मान लीजिए आपके पियोन ने गड़बड़ करी, ठीक है, आपकी एक स्कूल है, संस्था है, उसके आप हेड है, आपके पियोन है, आपकी जवाबदेही होगी। ठीक है। लेकिन फिर प्रावधान किया है सरकार ने कि ऐसा हो सकता है कि उसको आइडिया ही नहीं हो, है ना। कब नहीं होगी? अगर वो व्यक्ति यानी कि उस संस्था का हेड ये साबित कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना हुआ है, भाई इसके ध्यान में ही नहीं है, ठीक है, और उसने अपराध रोकने के लिए सारी तत्परता जो उचित कदम उठाए जाने चाहिए वो उचित कदम इसने व्यक्ति ने उठाए थे, ठीक है, उसके बावजूद अगर हुआ है तो उसको दंड का भागी नहीं बनाया जाएगा। ठीक है। अगर स्कूल के प्रिंसिपल की जानकारी के बिना कोई शिक्षक नकल करवाए और प्रिंसिपल ये साबित कर दे
कि भाई मेरे को आइडिया नहीं था, मैंने तो सारी प्रक्रियाएं जो है ठीक से समझाई थी, ठीक तरीके से मॉनिटर किया था, फिर भी नकल की है, तो उस शिक्षक की गलती रहेगी, उस संस्था मैनेजमेंट की नहीं रहेगी। ठीक है, चलिए आगे। फिर आगे सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, हम नीचे पीछे की संस्था की गलती, ठीक है, संस्था में लगे हुए व्यक्ति की गलती, हेड की गलती, ये समझ लिया। पीछे कब्जा नहीं करना है, पेपर को एक्सेस करना, प्रवेश परीक्षा केंद्र में नहीं करना है, वैकल्पिक स्थान पे प्रतिबंध है, परीक्षा जहाँ होनी है वहीं होनी है। 3, 4, 5 में अनुचित साधनों पे प्रतिबंध व्यक्ति के स्तर पे, ठीक है, जो एग्जाम दे रहा परीक्षार्थी के स्तर पे। प्रश्न पत्र पे कब्जा और प्रकटीकरण, यानी कि प्राधिकृत व्यक्ति नियत समय से पूर्व प्रश्न पत्र को लीक, प्रोक्योर, कॉपी या हल नहीं करेगा, और परीक्षा कार्य में लगे हुए अन्य लोग। और 2 और 1 में हमने धाराएं देखी। अब आगे दंड की बात, ठीक है, तो आपको स्पेसिफिकली याद रखना है कि धारा 10 किससे संबंधित है? दंड से। देखिए, आपने एक कानून बनाया, कानून की आपने परिभाषा रख दी, फिर आपने प्रावधान किया कि ये चीज नहीं करनी है आपको। किसको? परीक्षार्थी को ये नहीं करना है, संस्था को ये नहीं करना है, परीक्षा में लगे हुए लोगों को ये नहीं करना है, सारी चीजें आपने बता दी। अब बोला कि अगर फिर भी आपने किया तो क्या मिलेगा? तो आपको दंड मिलेगा। तो सबसे पहले तो परीक्षार्थी, भाई स्टूडेंट को आपने समझा दिया कि बेटा आपको सिंपल ना अपना पेन, एडमिट कार्ड, ये सारी चीज़ें जो लिखी है एडमिट कार्ड में वही लेके जाना है, कहीं किसी और अनुचित माध्यम से आपको पेपर नहीं करना है, वो सारी बात समझा दी। अब फिर भी स्टूडेंट अगर गलती करता है, फिर भी स्टूडेंट नकल करने का प्रयास करता है, तो स्टूडेंट को मिलेगा 3 साल का कारावास, 3 साल की सजा प्लस 1 लाख का जुर्माना, और ये अधिक भी हो सकता है। अगर जुर्माना नहीं भरता है स्टूडेंट तो 9 महीने का, 3 साल 9 महीने की सजा जो है स्टूडेंट को हो जाएगी। ये प्रावधान किसके लिए किया है? स्टूडेंट के लिए। किस में किया है? धारा 10 में। याद रखना है आपको, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, पूछा ही जाना। आप 10 आउट ऑफ 10 लगा लीजिए इसमें मेरी तरफ से, सबसे इम्पोर्टेंट प्रावधान, ठीक है। जैसे रमेश परीक्षा में चिट लेके गया, पकड़ा गया, तो रमेश को 3 साल की जेल प्लस 1 लाख जुर्माना। रमेश ने बोला मेरे पास पैसे नहीं है, तो भाई रमेश प्लस 9 महीने, 3 साल 9 महीने आपको जेल में रहना है। ये प्रावधान तो कर दिया इन्होंने रमेश के लिए। आगे धारा 2F1 के अधीन अनुचित साधनों में लिप्त पाए जाने पे दंड लागू होगा। देखिए 2F1 एक अनुसूची है, आगे आएगी उसके बारे में। उसमें क्या कि सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडियम, नॉन इलेक्ट्रॉनिक, पेपर किसी से लेना, किसी से पूछ के पेपर करना, सारे जितने भी माध्यम हो सकते हैं आपके चीटिंग के, वो सब इसमें कवर हो रहे हैं धारा 2F1 में, ठीक है। तो रमेश के लिए तो प्रावधान कर दिया 3 साल की जेल, 1 लाख का जुर्माना। जुर्माना नहीं दिया 1 लाख का या अधिक भी हो सकता है, तो आपको 9 महीने और अधिक जेल काटनी है। तो ये तो रमेश का प्रबंध कर दिया सरकार ने। चलिए आगे। अब आगे अन्य व्यक्ति, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अन्य व्यक्ति यानी कि ये पेपर लीक माफिया, ठीक है, ये कोई इंस्टीट्यूट भी हो सकता है, इसका मालिक हो सकता है, इसका कर्मचारी हो सकता है, या कोई भी बाहरी व्यक्ति भी हो सकता है। इन सारे लोगों के लिए क्या दंड का प्रावधान? ये धारा 10(2) में किया है भाई, ठीक है। 10 सिंपल में किसका? परीक्षार्थी का, ठीक है। और धारा 10(2) में जो अन्य व्यक्ति जो परीक्षार्थी की सहायता करने के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली तो सहायता आपको परीक्षार्थी की करनी है जिसको नकल करवानी है, उस व्यक्ति के लिए, तो उसके लिए भाई न्यूनतम 10 साल और 10 से लेके आजीवन कारावास। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये मूल अधिनियम में नहीं था। मूल अधिनियम में सजा कितनी थी? 5 वर्ष। इस मूल अधिनियम में 2023 में संशोधन किया सरकार ने। कब किया? 8 अगस्त। ये भी आपको याद रखना है। पहले मूल व्यक्ति के लिए सजा, स्टूडेंट के लिए 3 साल, मूल व्यक्ति के लिए जो इस पूरी प्रक्रिया में जो है हेल्प कर रहा है स्टूडेंट की, परीक्षार्थी की, उसके लिए 5 साल। सरकार ने बोला नहीं, 2023 तक आते आते रियलाइज हो गया नहीं, इसको बढ़ाना पड़ेगा, तो 5 साल की सजा को कम करके कितना कर दिया? 10 साल प्लस आजीवन कारावास, यानी कि 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक, ठीक है। मूल अधिनियम में 5 वर्ष था, जिससे 8 अगस्त 2023 में संशोधन करके 10 वर्ष से आजीवन कारावास कर दिया। और अगर पर्याप्त कारण रहे, न्यायालय को लगे कि यार ये जो व्यक्ति है, ये जो रमेश है, बहुत बड़ी गलती नहीं थी, किसी दोस्त के धोखे से, ठीक है, और बहुत सीमित इसकी जो है भागीदारी है इस पेपर लीक में, तो हो सकता है इसको 2 साल की सजा भी कोर्ट दे दे। ऐसा नहीं है कि मिनिमम, लेकिन कानून के हिसाब से 10 साल से लेकर आजीवन कारावास। ये कब कर रहा है? पर्याप्त कारण और विशेष परिस्थिति। तो इसको अपन इस तरह से याद रखना है। पहले 5 वर्ष थी, उसको बढ़ा के 10 साल से लेकर आजीवन कारावास कर दिया। चलो दूसरा, जुर्माना 10 लाख से लेकर 10 करोड़ तक। 10 आपको याद रखना है, लाख, और ये करोड़, ये दूसरा प्रावधान कर दिया, ठीक है। उसके बाद अगर जुर्माना नहीं भरे
तो 2 साल का और कारावास, यानी कि 12। अगर 10 का दिया है 10 + 2 और आजीवन दिया है तो आजीवन तो होता ही है। ये प्रावधान कर दिया उस व्यक्ति के लिए जो कि परीक्षार्थी की सहायता करने वाला है। चलिए आगे आगे। अब आपको पता है इस तरह के जो माफिया होते हैं ये बहुत सारी संपत्ति इकट्ठी कर लेते हैं, ठीक है, संपत्ति इकट्ठी कर लेते हैं। और संपत्ति के अलावा भी इनके द्वारा जो है ना बहुत सारे इलीगल जो बिजनेसेज है इनसे पैसा बनाते हैं, ये सारी चीज़ें। तो सरकार ने बोला कि भाई इनके पास एक कौड़ी नहीं रहने देंगे, ठीक है। तो धारा 11 और 12 किसमें, उन लोगों की संपत्ति से जुड़ी हुई। देखिए 10 जो थी वो परीक्षार्थी से जुड़ी हुई थी, 10(2) जो थी वो जो व्यक्ति माफिया नकल करवा रहा है इस पूरे सिंडिकेट में उसके लिए, और 11 और 12 इसकी पूरी तबाही के लिए, इस व्यक्ति की संपत्ति कुर्की के लिए, उसकी पूरी बर्बादी के लिए। आगे अगर स्टूडेंट, देखिए 10 और 10(2) है ना, ये था व्यक्ति के लिए जो कि अनुचित माध्यमों का प्रयोग करता है, ये था स्टूडेंट के लिए, परीक्षार्थी के लिए। अब 11 है स्टूडेंट के लिए और 12 जो है वो है उस बाहरी व्यक्ति, दलाल या उसको माफिया जो आप बोलना चाहें उसके लिए, ठीक है। अगर परीक्षार्थी दोषी पाया जाता है, देखिए एक तो सजा होगी 3 साल की परीक्षार्थी को, ठीक है, 1 लाख प्लस का जुर्माना हो गया, और अगर नहीं करता है तो 9 महीने और, तो ये तो हो गया। लेकिन भाई परीक्षा पे तो कुछ करना पड़ेगा। आपको पता है क्रिकेट में भी कोई फिक्सिंग में पकड़ा जाता है तो उसको बोला जाता है ये 1 मैच नहीं खेलेगा, 2 मैच, 2 साल के लिए प्रतिबंध, 3 साल के लिए प्रतिबंध। तो 2 साल के लिए उस स्टूडेंट को एग्जाम से क्या किया जाएगा, डीबार किया जाएगा, यानी कि प्रतिबंधित किया जाएगा, ठीक है। ये रमेश के लिए प्रावधान, ठीक है। उस प्रकार अब व्यक्ति, मेन व्यक्ति आ गया माफिया, उसकी संपत्ति की कुर्की की जाएगी और अधिहरण किया जाएगा। अपराध से प्राप्त जितनी भी चल अचल संपत्ति है वो नहीं रखी जा सकती, उस सब की कुर्की होगी। अब कुर्की कैसे होगी, सबसे पहले अन्वेषण अधिकारी यानी कि जांच अधिकारी जो उस मामले की जांच कर रहा है, ठीक है, जांच अधिकारी वो क्या करेगा, राज्य सरकार से अनुमति लेगा, और कैसे लेगा, लिखित में लेगा। उसके बाद संपत्ति कुर्क करेगा, अनुमति अगर राज्य सरकार दे देती है, कुर्क करने के 48 घंटे के भीतर न्यायालय को सूचना देनी होगी, जो भी न्यायालय उसको, कि भाई हमने इस व्यक्ति की संपत्ति कुर्क करी है। फिर न्यायालय में ट्रायल चलेगा, न्यायालय पूरा मौका देगा उस व्यक्ति को ये साबित करने के लिए कि भाई ये संपत्ति मैंने एग्जाम में चीटिंग करवा के नहीं प्राप्त की है, ये मेरी पुश्तैनी है और कुछ है। अगर न्यायालय को लगता है नहीं इस व्यक्ति ने सारी संपत्ति जो है एग्जाम में सारी ये मिसलीडिंग काम करके ये अर्जित करी है, उसको राज्य सरकार को कुर्की के आदेश दे देगा फाइनली कि आप राज्य सरकार को स्थानांतरित कर दीजिए। अगर कोर्ट को लगता है, न्यायाधीश को लगता है कि नहीं ऐसा नहीं है, ये जो आरोप है ये झूठे हैं, तो वापस संपत्ति उस व्यक्ति को दे दी जाएगी। ये प्रावधान किसमें कर दिया, धारा 12 में। धारा 10 स्टूडेंट परीक्षार्थी के प्रावधान दंड के, 10(2) जो व्यक्ति बाहरी व्यक्ति दलाल माफिया उसके लिए प्रावधान। धारा 11 2 साल के लिए प्रतिबंधित करती है परीक्षार्थी को किसी भी एग्जाम को देने से, किसी भी सार्वजनिक परीक्षा को देने से। और धारा 12 जो है संपत्ति की कुर्की का प्रावधान करता है, किसका, माफिया का। कैसे करता है, सबसे पहले राज्य सरकार से जो अन्वेषण अधिकारी है, जांच अधिकारी है, वो अनुमति प्राप्त करेगा लिखित में। उसके बाद संपत्ति कुर्की करेगा, कुर्की करने के 48 घंटे के भीतर न्यायालय को इन्फॉर्म करना पड़ेगा जहाँ पे वो मामला चल रहा है। फिर न्यायालय देखेगा, ट्रायल, उसको पूरा मौका देगा अपना पक्ष रखने का, उसके बाद संपत्ति को जब्त कर लेगा। देखिए संपत्ति की विस्तार प्रक्रिया क्या है कुर्की की। सबसे पहले अन्वेषण संदेह, यानी कि जो अधिकारी है, एक एडिशनल एसपी है, मान लीजिए एडिशनल एसपी, ये जांच कर रहे हैं, ठीक है। इनको लगा कि यार ये जो सुरेश है इसने तो बहुत पैसा बना लिया, और ऐसा लगता है कि इसकी तो सरकारी नौकरी भी नहीं है, ना कोई व्यापार है, ठीक है, और ना इतनी कृषि है इसके पिता के पास, तो ये पैसा आया कहाँ से होगा, कि 100% ये जो पैसा है ना ये इसी अपराध से आया होगा जो इसने किया है। तो उसको संदेह हो गया, संदेह हो गया तो इसने राज्य सरकार को लेटर लिखा, राज्य सरकार को लिखा कि ये जो सुरेश जिसके ऊपर ये मामला चल रहा है, मान लीजिए ये एसओजी में मामला है ना, एसओजी के एडिशनल एसपी है, एसओजी ने राज्य सरकार को लिखा, राज्य सरकार ने बोला ठीक है आप ना संपत्ति उसकी कुर्क कर लो। तो जो ये एडिशनल एसपी जो जांच अधिकारी है संपत्ति कुर्क कर लेगा, क्या कर लेगा, कुर्क कर लेगा। लेकिन कुर्क करते 48 घंटे में जो है न्यायालय को सूचना देगा कि हमने ना सुरेश की संपत्ति भाई जब्त कर ली। न्यायालय बोलेगा ठीक है कोई बात नहीं, आप आइए ट्रायल में, आप अपने एविडेंस लेके आइए, और सुरेश को भी मैं पूरा मौका दूंगा, वो अपने एविडेंस लेके आएगा। फाइनली अगर लगता है कि सुरेश गलत है, ये संपत्ति जो है अवैध है,
तो सारी संपत्ति जो है राज्य सरकार को प्रेषित कर दी जाएगी, अदरवाइज ये वापस सरकार से लेके और सुरेश को दे दी जाएगी। ये पूरा प्रावधान रहता है ना। पूरा अवसर देगा हाईकोर्ट उसको, जो भी कोर्ट है संबंधित दोषसिद्धि पर नकदी सहित संपत्ति चाहे किसी भी व्यक्ति को राज्य सरकार में अधिग्रहित कर दी जाएगी अगर वो दोषी पाया जाता है, जैसे इनकम टैक्स और सारे मामलों में कालाधन के मामले में होता है वैसे। 12 आपको समझ आ गया होगा। आगे धारा 13, ये दोबारा किसके लिए, इंस्टीट्यूट के लिए। अब कोई ABC स्कूल में पेपर हो रहा था, ठीक है, पेपर उस स्कूल की वजह से लीक हो गया। सरकार ने बोला भाई ये पेपर लीक आपकी वजह से हुआ है, अब जो इस एग्जाम का पूरा खर्च है वो सब आप उठाइए और पूरी जिंदगी आपके इस संस्था को हम बंद करते हैं, प्रतिबंधित करते हैं। ये किस में आ गई, धारा 13 में। यदि प्रबंध तंत्र या संस्था सीमित दायित्व भागीदारी या अन्य व्यक्ति द्वारा धारा 210(2) के तहत जो हमने पढ़ा था दोषी पाया जाता है, ठीक है, तो वो जो सजा मिलनी है वो तो ठीक है, वो अलग हो गया कि उसको 10 साल से लेके आजीवन तक सजा मिलेगी, 10 लाख से लेके 10 करोड़ तक जो है जुर्माना लगेगा, ये तो पूरी सेपरेट बात होगी। इसके अलावा परीक्षा की पूरी लागत, उसका व्यय का भुगतान करना उसको होगा और सदैव के लिए प्रतिबंधित किया जाएगा, ठीक है। यहाँ आप लगा लीजिए, कोचिंग संस्था में तो पेपर होते हैं नहीं, स्कूल, किसी स्कूल ने पेपर लीक करवाया, उस स्कूल का पूरी परीक्षा का खर्च भरना होगा, संस्थान हमेशा के लिए बंद होगा, ठीक है। इस तरह की बात जो है धारा 13 में प्रावधान किए गए। सिंपल है, आपको बात समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं, धारा 14 और 15। ये अपराध की प्रकृति के बारे में और अन्वेषण के बारे में बताता है, यानी कि ये जो अपराध हुआ है बेसिकली किस नेचर का है, ठीक है, और अन्वेषण यानी कि जांच अधिकारी कौन होगा, दो बातें। धारा 14 पढ़ लेते हैं। इस अधिनियम के सभी अपराध, स्टूडेंट के भी और जो माफी है उसके भी, पेपर लीक वाला, संज्ञेय होंगे, बिना पुलिस वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, जैसे हत्या के केस में किया जाता है। कुछ ऐसे होते हैं जैसे छोटे अपराध होते हैं, उनमें जो है वारंट की जरूरत पड़ती है, पुलिस डायरेक्टली गिरफ्तार नहीं कर सकती, बट इसको हाईएस्ट क्वालिटी का, हाईएस्ट कैटेगरी का रखा है, कोग्निजेबल, संज्ञेय रखा है कि पुलिस को कोई वारंट की जरूरत नहीं है, जाइए गिरफ्तार कीजिए। आगे, जमानत आसानी से नहीं मिलेगी, नॉन बेलेबल बनाया है हत्या वाले मुकदमे की तरह ही। असमनीय, ऐसा नहीं है कि कोई समझौता होगा इसमें कि संस्थान बोलेगा अच्छा ठीक है मैं समझौता कर लेता हूँ, आपको इतने पैसे देता हूँ, नो, कोई समझौता नहीं होगा। तो 3 बातें आपको याद रखनी है। सबसे पहले संज्ञेय है, धारा याद रखनी है, कौन सी धारा में है, धारा 14 में, ठीक है, धारा 14 में सबसे पहले संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है, अजमानतीय है, और दूसरा असमनीय है, यानी कि कोई समझौता इसमें नहीं होगा। ये प्रावधान किए गए धारा 14 में। फिर धारा 15 कि भाई जांच कौन करेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है 10 आउट ऑफ 10। एडिशनल एसपी से नीचे की रैंक का अधिकारी नहीं करेगा, यानी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जिसको बोला जाता है एडिशनल एसपी, ये मिनिमम है, ये जांच करेगा ऐसे मामले में, नकल के मामले में। ऐसा नहीं है कोई डीवाईएसपी आके जांच कर लेगा, नो, कोई सब इंस्पेक्टर, कोई सीआई आके जांच, नो, मिनिमम रैंक जो है वो है एडिशनल एसपी। अब आप इसमें इस चक्कर में आपको एग्जाम में कि केवल अगर आपके लिखा हुआ आ जाए कि केवल एडिशनल एसपी, नो, ठीक है, मिनिमम, न्यूनतम। इससे ऊपर चाहे आप एसपी से करवा लीजिए, चाहे आप आईजी से करवा लीजिए, डीजी से करवा लीजिए, इट्स ऑल अप टू यू, सरकार पे है, बट मिनिमम जो है एडिशनल एसपी होना चाहिए, ठीक है। जैसे पुलिस सीधे पकड़ सकती है, जैसे हत्या के मामलों में जमानत नहीं मिलेगी आसानी से, और पैसे देकर मामला बंद नहीं होगा, ये प्रावधान इसमें कर दिया। धारा 14 और 15 मोस्ट इंपोर्टेंट, याद रखनी है, इजी है। आगे चलते हैं धारा 16 और 17, ठीक है। अब देखते हैं विचारण, यानी कि ये जो मामला हमने प्रावधान कर दिया, सारी परिभाषा दे दी, उसके बाद क्या क्या नहीं होना चाहिए, अगर करते हो तो दंड का प्रावधान होगा, जांच कौन करेगा। अब कोर्ट की बात आती है, मामला कहाँ चलेगा, तो बोला कि जो ट्रायल कोर्ट है वो केवल स्पेशल जो सरकार डेजिग्नेट करेगी उन्हीं न्यायालयों में चलेगा, यानी कि फास्ट ट्रैक कोर्ट जैसे होते हैं, ठीक है, सरकार इसके लिए अलग से न्यायालय स्थापित करेगी, उन्हीं में ये चलेगा। ये किसमें, धारा 16 में। आगे धारा 17 नियुक्ति की शक्ति, राज्य सरकार, अब देखिए कोर्ट बना दी मान लीजिए, ठीक है, धारा 16 के तहत कोर्ट स्पेशल कोर्ट बनेगी, है ना, फास्ट ट्रैक का नाम नहीं है लेकिन हम एग्जाम्पल के लिए मानते हैं फास्ट ट्रैक की तरह, है ना। अब इसमें जज नियुक्ति कैसे होगी, तो सरकार ने धारा 17 में बोला है कि राज्य सरकार राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके, राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करेगी, चीफ जस्टिस से, फिर राजपत्र में अधिसूचना देगी
कि इतने जो न्यायालय हैं वो नियुक्त कर सकेगी। ठीक है, न्यायालय और न्यायाधीश, है ना, इनकी नियुक्ति कैसे होगी? हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके कि भाई इतने न्यायालय, कि जैसे मान लीजिए आपका जो राज्य सरकार है हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ बैठती है कि हमने ये कानून बनाया है, आप 4 इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दीजिए। तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बोलेंगे ठीक है 4, और हर में 2-2 न्यायाधीश दे देते हैं, तो 8 न्यायाधीश टोटल हो जाएंगे इन मामलों को देखने के लिए। तो इस तरह का प्रावधान सरकार कर सकती है। जैसे पोस्को के मामले में स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट होती है, उसी प्रकार की कोर्ट। और कल यही बात जो है मोदी जी ने अनाउंस करी सेंटर के लिए कि जो मामले हैं पेपर लीक के, वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेंगे। और फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन कल जो है महाराष्ट्र सरकार ने भी फास्ट ट्रैक कोर्ट 2 है गठित कर दी। ये काम राजस्थान ने पहले से कर रखा था। अब समझते हैं धारा 18, 19 और 20 को, हमारी अंतिम धाराएं। सबसे पहले अन्य विधियों के संबंध में। अब मान लीजिए ये कानून नया लेके आ गई सरकार, पहले के जो कानून थे जिनमें भी कुछ कुछ प्रावधान थे, तो क्या वो प्रावधान हटेंगे? बिल्कुल नहीं, वो सब लागू रहेंगे। ये है धारा 18, है ना। इस कानून के अलावा कोई भी प्रावधान है, कानून जो पहले बने हुए हैं, चाहे परीक्षा से जुड़े हुए हैं नहीं जुड़े हैं, वो सभी लागू रहेंगे। आगे अगर कोई कठिनाई आती है सरकार को कि यार इस कानून में ना हमने एक बात छूट गई, तो अगले 2 साल में सरकार राजपत्र में प्रकाशित कर सकती है। ठीक है, 2 साल के भीतर, लेकिन 2 साल के बाद नहीं। तो ये समय सीमा जो है निकल चुकी है। ये धारा 19 में प्रावधान, यानी कि हमने देखा था 12 अप्रैल 2022 को जारी हुई, तो 12 अप्रैल 2024 तक सरकार को ये विंडो दी गई थी कि भाई अगर इस टाइम तक आपको लगता है कि कुछ बात छूट गई यार, ये थोड़ी और इसमें डालनी चाहिए थी, तो वो आप जो है राजपत्र में आदेश पारित कर सकते हो। अब बात आती है नियम बनाने की। एक तो होगी कानून में कुछ संशोधन करने की, तो 2 साल का टाइम दिया था वो निकल गया। अब सरकार नियम बना सकती है इस पे, कि इस पे ना विस्तृत बात हमें करनी पड़ेगी इस प्रावधान पे। तो राज्य सरकार इस अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए विधानमंडल के समक्ष, यानी कि सरकार नियम बना सकती है सबसे पहली चीज। ठीक है, नियम सरकार बना देगी, लेकिन उन नियमों को पारित करवाना पड़ेगा। कहाँ पे? विधानसभा में। कब? जैसे ही विधानसभा शुरू होती है 14 दिन के भीतर जो है आपको पारित करवाना पड़ेगा। ये आपकी धारा 20 हो गई। 19 कठिनाई वाला हो गया कि कोई अगर आपको इसमें लगता है कि संशोधन करना है तो 2 साल की विंडो वो खत्म होगी। अब नियम बनाए जा सकते हैं, लेकिन नियम विधानसभा के द्वारा 14 दिन में पारित करने। तो ये सारी की सारी 20 धाराएं इसमें हो गई। अब हमने बात करी थी परीक्षार्थी की धारा 2F1 के तहत दोषी, तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक या फिर कोई फिजिकल जो एविडेंस है, फिजिकल जो माध्यम है जिनके तहत चीटिंग करता है, वो नहीं करनी है। 3 साल का कारावास, 1 लाख न्यूनतम, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, और 2 साल एग्जाम से रोकना। ये तो कर दिया परीक्षार्थी के लिए, जो हमने पहले पढ़ लिया था। अन्य धारा 2F3 में अनुचित साधनों से परीक्षार्थी की हेल्प करता है कोई व्यक्ति, चाहे वो व्यवस्था के अंदर का व्यक्ति हो चाहे आउटसाइडर व्यक्ति हो, दोनों ही कंडीशन में, तो उसको 10 साल की सजा से लेके आजीवन तक, आजीवन का मतलब होता है उम्र कैद, है ना, और 10 लाख से लेके 10 करोड़ तक का जुर्माना, प्लस उसकी संपत्ति की कुर्की। ये सारे प्रावधान और सबकी अलग अलग धाराएं हैं। जानता हूँ एकदम से आपने इस तरह के लीगल डॉक्यूमेंट पहले कभी तैयार नहीं किया होगा, बट आप 2 से 3 बार, 2 बार इस क्लास को देखोगे, 2 बार उस डॉक्यूमेंट की PDF मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। जो भी टेलीग्राम चैनल आपका इसी यूट्यूब इसके लिंक में होगा, हमारे चैनल के लिंक में है टेलीग्राम, है ना, वहाँ पे डाल दूंगा। आप अगर 2-3 बार पढ़ेंगे आपको अच्छे से याद हो जाएगा, और बहुत सिंपल नंबर, आसानी से, बहुत कम मेहनत के साथ बहुत फिक्स नंबर इससे पाए जा सकते हैं। इसीलिए इसको जो है हमने इस पर क्लास ली है। अब देखिए 5 अप्रैल को राज्यपाल की अनुमति मिली, 6 अप्रैल को राजपत्र में अधिसूचना हुई, 12 अप्रैल को राजस्थान में लागू हो गया, क्योंकि सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी पूरे राज्य के लिए। ठीक है, 8 अगस्त 2023 को ये 5 साल की जो सजा थी इसको बढ़ा के 10 साल से आजीवन कर दिया था। ये प्रावधान चेंज किया था 8 अगस्त 2023 को, ये भी हमने पढ़ लिया। धाराएं 20 है, अनुसूचियां 2 है। ठीक है, एडिशनल SP रैंक का न्यूनतम अधिकारी होना चाहिए, इससे ऊपर का कोई भी चलेगा, और एडिशनल SP भी चलेगा। ठीक है, विशेष न्यायालय फास्ट ट्रैक कोर्ट की तरह इसके लिए गठन करने होंगे, और जो संज्ञेय और अजमानती इसके प्रावधान जो है रखे गए हैं ना। तो स्पेशल बात है, ये एग्जाम में आएगा, ये तो इम्पोर्टेंट है ही। आपको एज ए स्टूडेंट नेवर, कभी भी कोई भी शॉर्टकट किसी भी तरह का नहीं अपनाना है। ठीक है, शॉर्टकट आपको अल्पकाल में बहुत खुशी दे सकता है, अचीवमेंट दे सकता है, सक्सेस दिला सकता है, बट लॉन्ग टर्म में वो आपके लिए हमेशा नुकसान करता है। ये बात आप मान के चलिए, है ना। और आपने ये SOG ने जिस तरह से हजारों लोगों को पिछले 2 साल 2.5 साल में डिटेन किया, उससे बात समझ आ रही होगी, है ना। एक बार नौकरी नहीं है, इससे बेहतर है कि आप झूठी शान के लिए नौकरी प्राप्त कर लो और उसके बाद में समस्या पैदा हो। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों से हमेशा अपने आप को दूर रखना है, रिफ्रेन करना है, और अच्छे से इसको तैयार कर लें।
ये आपके लिए बहुत काम की चीज़ रहने वाली है ना। चलिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। और अगर इस तरह के जो नए टॉपिक जुड़े हैं उनके बारे में अपन लगातार और जो क्लासेज है वो लेके आ सकते हैं आपके लिए। तो आप जुड़े रहिए इस चैनल के साथ में और हमारे साथ में। चलिए ध्यान रखिए अपना। जय हिंद। थैंक यू।